हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में। ठीक है। भारतीय इतिहास में महान संग्राम जो कि 1857 की क्रांति थी, तो इस बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। उसके कारण क्या थे, उसके परिणाम क्या हुए और कहाँ कहाँ पे यह क्रांति फैली। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखें स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत। ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन जो कि 1857 की क्रांति, इसके कारण देखते हैं। सर्वप्रथम हम इसके कारण को जानने की कोशिश करते हैं कि यह स्वतंत्रता आंदोलन या 1857 की क्रांति का जन्म क्यों हुआ, क्या वजह था कि ये इतने बड़ी क्रांति एक समय में मतलब जन्म ले ली। ठीक है। तो राजनीतिक कारण देखें तो डलहौजी का व्यवगत सिद्धांत। डलहौजी ने एक सिद्धांत लेके आया था, चूंकि 1856 ईस्वी में डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी दो थे भारत के गवर्नर जनरल। तो इनके सिद्धांत के अंतर्गत विभिन्न राज्यों का हड़प लिया गया, अपने अंतर्गत ही ला लिया गया विभिन्न राज्यों को, जो कि इससे पहले स्वतंत्र हुआ करती थी। ठीक है। पेंशन तथा पदों का अंत कर दिया गया। विभिन्न प्रकार के जो राजा महाराजा थे, जिन्हें पहले अंग्रेज अपने अधीन लाकर उन्हें पेंशन दिया करते थे, और इस समय तक आगे आते आते उनका पेंशन बंद कर दिया गया। ठीक है। उनके पदों को भी समाप्त कर दिया गया। अवध का विलय। अवध चूंकि यहाँ पे बहुत बड़ी कहना चाहिए राज्य हुआ करता था, जिसका इन्होंने अनुचित तौर पे विलय कर लिया गया। तो ये भी एक कारण था। प्रशासनिक कारण देखें तो जमींदारों तालुकोदारों को हटाना। इस समय चूंकि राजस्व को वसूल करने में जमींदार और तालुकदार पहले जिस प्रकार सहयोग करते थे, तो इनको हटा के इन्होंने अपने एजेंटों को नियुक्त कर दिया, जिससे जमींदार तालुकदारों को नाराजगी हुई। अंग्रेजी को न्यायालय में प्रोत्साहन, ये भी एक प्रमुख कारण बन के उभरा। चूँकि भारतीय जनता थी, हिंदी भाषी जनता थी, और इन्होंने न्यायालय में भाषा अंग्रेजी कर दी, ये भी एक प्रमुख कारण बन के आया। विदेशी शासन, यह एक प्रमुख कारण था, क्योंकि जो अंग्रेज थे विदेशी थे, और ये जो हैं विदेशी होने के साथ साथ जिस प्रकार पहले विदेशी आए बहुत सारे भारत में, जिस प्रकार मुगल आए, उससे पहले कुषाण आए, शक आए, तो इन्होंने आने के बाद यहीं पे शासन किया, यहीं पे जो राजस्व था यहीं पे इन्हीं के लिए खर्च किया। परंतु जिस प्रकार अंग्रेज आए और यहाँ के राजस्व को उगा के या संगठित करके एकत्रित करके ये यूरोप में मतलब लेके जाते थे या इंग्लैंड में लेके जाते थे, तो ये इनका जो कार्य था, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहा 1857 की क्रांति के एक कारण के रूप में। ठीक है। फौजदारी व दीवानी कानून, इनके द्वारा ऐसे ऐसे दीवानी कानून या फौजदारी कानून लाए गए जो कि भारतीय परंपरा के विरुद्ध थे। ठीक है। ये भी एक कारण बना। आगे देखें तो आर्थिक कारण, चूँकि ब्रिटिश यहाँ पे मुख्य रूप से व्यापार करने आए थे, तो इनकी व्यापारिक नीतियाँ थी इतनी कहना चाहिए, व्यापारिक जो नीति थी इनकी इतनी एक प्रकार से जो यहाँ पे ब्रिटिशों की जो व्यापारिक नीति थी या आर्थिक नीति थी, वो काफ़ी शोषणकारी थी। क्योंकि विभिन्न किसान जो कि पहले फसल अपने खाने के लिए अनाज उगाया करते थे, धीरे धीरे इन्होंने उसे कहना चाहिए नील की खेती में, तंबाकू अफीम की खेती के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार की इनकी जो व्यापारिक नीति हुई वो काफ़ी शोषणकारी थी, यह भी एक कारण बना। धार्मिक सामाजिक कारण में देखें तो 1813 ईस्वी का जो अधिनियम आया, उसमें यह चर्चा की गई थी कि ईसाई धर्म का जो है प्रचार किया जा सकता है भारतीय धरती पे। तो यह भी एक प्रमुख कारण बना, चूँकि ईसाई जो धर्म थे वो ईसाई धर्म के जो व्यक्ति थे, ये विभिन्न धर्म को पैसे देके या लालच के द्वारा या डरा धमका के जिस भी प्रकार से हो, ये धर्म परिवर्तन कराना शुरू कर दिया इन्होंने। ठीक है। सती प्रथा का यहाँ पे अंत, चूँकि सती प्रथा काफ़ी पहले से चली आ रही थी, उसे लोगों के मन में बैठ गया था कि एक परंपरा है, ऐसा निभाना चाहिए। वैसे थी तो यह गलत प्रथा ही थी, परंतु यहाँ पे अगर देखें तो सती प्रथा को इन्होंने अनुचित तौर पे जो बंद कर दिया, तो उसे लोगों ने अपने धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप माना। ठीक है। विधवा विवाह को प्रोत्साहन, चूँकि अंग्रेजों के द्वारा विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया गया था, चूँकि ये प्रमुख कारण था सती प्रथा का, विधवा का विवाह न होना, या यूँ कहे कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात उसकी पत्नी का उसके साथ सती हो जाना। तो यह इस परंपरा को हटाने के लिए इन्होंने विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया, परंतु अपने धर्म में, अपने रीति रिवाज में लोगों ने इसे हस्तक्षेप मानते हुए इसे, यह भी एक प्रमुख कारण बन के उभरा। 1850 में धार्मिक नियोग्यता अधिनियम आया। ठीक है। तो इस नियम के अंतर्गत यह था कि अगर किसी व्यक्ति का पुत्र अगर धर्म परिवर्तन कर लेता है, तो धर्म परिवर्तन करने के बाद भी वह उस व्यक्ति के जो कहना चाहिए उसके धन संपत्ति का उत्तराधिकारी तब भी होगा। तो ये पहले नहीं हुआ करता था। उत्तराधिकारी धर्म अगर परिवर्तन कर लिया है तो उसके धन संपत्ति का उत्तराधिकार समाप्त हो जाता था।
परंतु इस नियम के द्वारा इस प्रकार से कर दिया गया कि धर्म परिवर्तन करने के बाद भी उसमें धन संपत्ति में उत्तराधिकारी हो सकता है। तो यह भी एक प्रमुख कारण बन के उभरा। सैन्य कारण देखें तो नस्लवादी सैनिक कानून, यहाँ पे देखें अंग्रेजों को अलग ज़्यादा वेतन दिया जाना, ठीक है, और भारतीयों को कम वेतन दिया जाना, भारतीयों को नस्लवादिता के तौर पे काफ़ी उत्पीड़न देना, इस प्रकार से बहुत सारी सैन्य इनके कारण थे। वेतन पदोन्नति में भेदभाव किया गया, ठीक है। 1854 के डाकघर अधिनियम में सैनिकों से भी डाक शुल्क वसूलना शुरू कर दिया, चूँकि पहले यह नहीं था। तत्कालिक कारण देखें अगर 1857 की क्रांति के, तो वो थे चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस आगे हम चर्चा करेंगे। तो विद्रोह का विकास किस प्रकार हुआ, ठीक है। सबसे पहले तो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने विद्रोह किया। हमने अभी यहाँ चर्चा की थी चर्बी वाले कारतूसों की, तो ये प्रमुख कारण यहाँ पे चर्बी वाले कारतूस ही थे। मंगल पांडे चूँकि ये ब्राह्मण थे, और जब इन्हें बताया गया कि जो कारतूस आए हैं, जो बंदूकें इस्तेमाल की जाती थी, उसमें कारतूस भरने के लिए पहले उसे मुंह से छीला जाता था और छीलने के पश्चात बंदूकों में इस्तेमाल किया जाता था। चूँकि मंगल पांडे ब्राह्मण थे और जब इन्हें पता चला कि इस प्रकार से यहाँ पे चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया, ठीक है। आगे चल के 24 अप्रैल 1857 को कारतूस विवाद हुआ। यहाँ पे जिस प्रकार चर्बी वाले कारतूसों का विवाद केवल मंगल पांडे के द्वारा हुआ था, परंतु यहाँ पे 100 सैनिकों के द्वारा ही, एक बटालियन के द्वारा ही इस पर विवाद कर दिया जाता है, क्योंकि ये सभी के सभी लगभग ब्राह्मण ही थे, ठीक है। 10 मई 1857 को विद्रोह प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। यहाँ से विद्रोह प्रारंभ होता है। 11 मई 1857 को विद्रोही सैनिक जो थे मेरठ के, वो दिल्ली पहुँच गए और बहादुर शाह जफर जो कि मुगल बादशाह थे, इसे इन्होंने पूरे भारत का बादशाह घोषित कर दिया और इनके नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ कर दिया। 4 जून 1857 को लखनऊ में पहुंच गए और वाजिद अली शाह इनकी नेतृत्वकर्ता हो गए। वाजिद अली शाह ये अवध के नवाब हुआ करते थे, तो इन्होंने यहाँ पे नेतृत्व प्रदान कर दिया। 5 जून 1857 को कानपुर वाले क्षेत्र में पहुँच गए। यहाँ पे नाना साहब पेशवा थे, क्योंकि नाना साहब को जो है अंग्रेजों के द्वारा पेंशनर बना के कानपुर के पास बिठूर में बिठा दिया गया था, ठीक है। तो नाना साहब यहाँ पे पहले से उपस्थित थे, इन्होंने भी नेतृत्व संभाल लिया। इन्हीं के साथ तात्या टोपे भी थे इनके सहायक। जून 1857 को झांसी लक्ष्मीबाई, चूँकि लक्ष्मीबाई की भी पति की मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों के द्वारा इनके राज्य को हड़प लिया गया था, तो लक्ष्मीबाई ने यहाँ पे भी बगावत शुरू कर दी और लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को लड़ते लड़ते ही शहीद हो जाती है। बिहार वाले क्षेत्र में है जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने यहाँ पे नेतृत्व संभाला। अप्रैल 1858 को इनकी भी मृत्यु हो जाती है। इलाहाबाद वाले क्षेत्र में मौलवी लियाकत अली ने नेतृत्व संभाला। बरेली में खान बहादुर खान थे, ठीक है। आगे देखें, मथुरा में देवी सिंह थे प्रमुख नेतृत्वकर्ता। मेरठ में कदम सिंह थे। राजस्थान में कुशाल सिंह थे। मेरठ में यहाँ पे कदम सिंह एक क्षेत्र में थे, तो दूसरे क्षेत्र में जमींदार शाहमल थे। छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में आदिवासी गोनू था, ये विभिन्न प्रकार के नेतृत्व करता हुए, ठीक है, विद्रोह के लिए। नोह में राव भूपाल सिंह थे। बुलंदशहर में मोहम्मद बाली दात खां थे। रेवाड़ी में राव तुलाराम थे। संभल में सुरेंद्र साई। असम में मनीराम दत्ता। अम्बाला में गुलाब सिंह। तो ये विभिन्न नेतृत्वकर्ता थे जिन्होंने 1857 के क्रांति का नेतृत्व किया, ठीक है। अब देखते हैं हम असफलता का कारण। चूँकि इतनी बड़ी क्रांति चूँकि विभिन्न क्षेत्रों में हुई, अंग्रेजों से काफ़ी लड़े भी, परंतु ये असफल क्यों हो गई। तो असफलता के जो प्रमुख कारण थे वो थे उचित नेतृत्व और स्पष्ट योजना का अभाव, ठीक है। और भी बहुत सारे कारण थे जिसमें अंग्रेज काफ़ी भारी भी पड़े बाद में। इनके पास चूँकि अंग्रेज़ों के पास गोला बारूद बंदूकों का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भंडारण था, ठीक है। तो यह भी एक प्रमुख कारण बना। अब विद्रोह के परिणाम देखते हैं। चूँकि विद्रोह हुआ इतना बड़ा और अंग्रेज़ों की जो शासन सत्ता काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रभावित भी हुई, तो इस चीज़ का परिणाम क्या हुआ। कंपनी का जो शासन पहले था 1857 तक, कंपनी जो शासन कर रही थी वो शासन हस्तांतरित होकर ब्रिटिश राज में या ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित हो गई। अब वहाँ शासन जो है ब्रिटिश क्राउन के द्वारा चलाया जाने लगा, ठीक है। इसमें विस्तार नीति का त्याग दिया गया, क्योंकि 1856 तक की जो डलहौजी का जो व्यवगत सिद्धांत था जिसके द्वारा वो हड़प लेता था किसी भी राज्य को, तो इस नीति का विस्तार को जो है त्याग दिया गया। 1861 में इंडियन सिविल सर्विस एक्ट की स्थापना, मतलब सिविल सर्विस एक्ट लाया गया।
क्योंकि इससे पहले तक तो कंपनी विभिन्न अपने कहना चाहिए अपने कर्मियों के द्वारा ही शासन चलाया करती थी, लेकिन एक जिम्मेदारपूर्ण शासन स्थापित करने के लिए इंडियन सिविल सर्विस एक्ट लाया गया। सैनिक के जो है जो रेशियो है 2:1 कर दिया गया। पहले इससे पहले 1857 के पहले जो है 5:1 अर्थात 5 भारतीयों पे 1 यूरोपीय हुआ करता था, परंतु अब सैनिकों की संख्या 2:1 कर दी गई, 2 भारतीयों पे 1 यूरोपीय। सामाजिक सांस्कृतिक हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। ठीक है, अब जैसे जिस प्रकार से सती प्रथा में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, तो ये विभिन्न प्रकार के जिस प्रकार से प्रयास किए जा रहे थे समाज सुधार के लिए, तो इन चीज़ों को इन्होंने छोड़ दिया। विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई। पहले सारी शक्तियां केंद्र में एकत्रित करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे शक्तियों का बंटवारा शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या क्या देखा अभी देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा स्वतंत्रता आंदोलन के कारण, जिसमें राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक सामाजिक कारण, सैन्य कारण और तत्कालिक कारण के बारे में चर्चा की। विद्रोह के विकास के बारे में हमने देखा कि कहाँ कहाँ विद्रोह हुए। आगे हमने देखा क्रांति की असफलता के कारण और विद्रोह के परिणाम। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।